हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए बाल विकास और हिंदी की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। दिया गया अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो देखिए जो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है वह अभियोग्यता का विकास होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। देखिए जो तर्क होता है, जिज्ञासा होता है, जो निरीक्षण शक्ति होता है, इसका जो विकास होता है, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि आपका 11 से लेकर के 15 वर्ष की होती है, तो उसी की स्टार्टिंग में होता है, 11 वर्ष की आयु में होता है। तो 11 वर्ष की आयु दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा में क्या क्या आता है। अनौपचारिक शिक्षा में जैसे आपका यहाँ पर हो गया, जो आपको परिवार के माध्यम से, समुदाय के माध्यम से, जो फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं, या जो मंडली होती है, या धर्म हो गया, समाज हो गया, खेल का मैदान हो गया, इन सब के माध्यम से जो आपको शिक्षा प्राप्त होती है उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो आपको विद्यालय या जो कक्षा कक्ष है उसके माध्यम से जो आपको शिक्षा प्राप्त होती है वह औपचारिक शिक्षा होती है। तो यहाँ पर देखेंगे अभिभावकों द्वारा जो दी गई शिक्षा है अनौपचारिक हो जाएगा। जो मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा है यह भी अनौपचारिक शिक्षा होगा। पड़ोसियों द्वारा जो दी गई शिक्षा है यह भी आपका अनौपचारिक होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है, नहीं वाला पूछा गया है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा कक्ष के शिक्षण के माध्यम से जो दी जाने वाली शिक्षा है यह अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और यौन परिपक्वता में इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हाथ रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे मानव होता है, मानव का जो व्यवहार और जो शरीर की अंतःक्रिया होती हैं उसका नियंत्रण इसी ग्रंथि के द्वारा होता है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 12 से लेकर के 18 वर्ष हो जाएगा। 12 से लेकर के यहाँ पे 18 वर्ष हो जाएगा। देखिए जो अर्नेस्ट जोन्स हैं उन्होंने बताया था कि जो शैशवावस्था है उसको उन्होंने 0 से 6 वर्ष तक बता दिया था, और जो बाल्यावस्था है उसको 6 से 12 तक बताए थे, किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष बताए थे, और जो वयस्कावस्था है उसको 18 वर्ष के बाद का बताए थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह देखेंगे बी वाले में दिया गया है। तो यहाँ पर बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसको अभिप्रेरणा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी भी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन है, यहाँ पे अस्थायी नहीं लिखा गया, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी जो परिवर्तन होता है उसको अभिप्रेरणा बोलते हैं। अगला है कि गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। गोल्डमैन का जो संबंध है वह देखेंगे जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उससे है, जो संवेगात्मक बुद्धि है उससे है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। व्यवहार में जो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन आपका अधिगम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र ए वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग।
देखिए जो अधिगम के पठार का कारण यहाँ पे नहीं है दिया गया है, तो जो कारण होता है वह देखेंगे जैसे प्रेरणा का सीमा, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा, यह सब अधिगम के पठार के कारण हैं। लेकिन आपसे नहीं वाला पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो विद्यालय का असहयोग है यह अधिगम के पठार का कारण नहीं है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह व्यवहारवादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, यह गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे दिया गया है सबसे पहला तो दिया गया शिक्षक अगर एकाधिकारवादी होगा तो बिल्कुल सही है। शिक्षण बहुत कम प्रभावशाली रहेगा अगर जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, अगर वह एकाधिकारवादी हो जाएं, और अगर विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तब भी आपका यहाँ पे जो शिक्षण होगा बहुत कम प्रभावशाली रहेगा। और केवल लिखने पर ही बल दिया जा रहा हो या केवल रटाया ही जा रहा हो तब भी शिक्षण बहुत कम प्रभावशाली रहेगा। तो ये तीन के तीनों कारण हैं, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। देखिए जो 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए जो अधिगम होता है यह ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है शिक्षण की कौन सी विधि है जो ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को जो प्रोत्साहित करती है वह समस्या समाधान विधि है, जो कि ए में दिया गया है, तो ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गर्भाधारण से लेकर के मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसी को विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाधारण से लेकर के जो मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन है उसको विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अगर धीमी गति से सीखने वाले बालक हैं तो वह विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे, अगर सृजनशील बालक है तब भी वह विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएगा, शारीरिक रूप से अगर कोई विकलांगता है तब भी वह विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर यह तो 3 प्रकार हैं, लेकिन आपसे नहीं पूछा जा रहा है। जब नहीं पूछा जा रहा है तो डी वाला राइट आंसर होगा, साधन संपन्न बालक विशिष्ट बालक के प्रकार में नहीं माने जाते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न है कि वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो इनको मंदित बालक कहा जाता है, यहाँ पे मंदित बालक कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे दिया गया है एकाग्रता और सृजनात्मकता का जो संबंध है यह बौद्धिक विकास से है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न दिया गया है कि बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बुद्धि के जो 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत हैं वह थर्स्टन, उसके जो प्रतिपादक हैं थर्स्टन हैं, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रक्षेपण विधियाँ, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है कि आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो प्रक्षेपण विधियाँ हैं यह व्यक्तित्व के आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया सी वाले में कि कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि कोई कक्षा 5 का बच्चा है और वह न्यून दृष्टि वाला बच्चा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो कक्षा में सामान्य रूप से जिस तरह सब बच्चों के साथ बर्ताव कर रहे हैं उसी तरह से उसके भी साथ करेंगे, और जो ऑडियो सीडी होगी उसके जरिए उसको सहायता प्रदान कर सकते हैं, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण जो प्रक्रिया होती है उसमें विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता रहे, इसका ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है, के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो स्मृति का जो मापन होता है, स्मृति का जो मापन होता है उसमें प्रत्याहार विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि, 3 विधि का तो प्रयोग कर लिया जाता है। लेकिन जो आपका तार्किक विधि है, तार्किक विधि बौद्धिक क्षमता से संबंधित है, स्मृति के मापन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति का मापन दिया गया है तो बी वाला राइट आंसर होगा। यह स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। अगला है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह जो कथन है हरलाक ने दिया है। तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शारीरिक विकास से। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बच्चे की जो वृद्धि है मुख्यतः किससे संबंधित है, वह शारीरिक विकास से संबंधित है। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है विभिन्न योग्यताओं और रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सतत और व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो अल्फ्रेड बीने हैं उनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसके बाद भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए यूपी टेट एग्जाम के बारे में। तो यूपी टेट एग्जाम 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है और यूपी टेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 मिनट मिलेंगे। पासिंग मार्क आपका जनरल कैटेगरी में 90 नंबर है, ओबीसी एससी एसटी में 82 नंबर है। और यूपी टेट एग्जाम की बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने को मिल जाते हैं। हर सब्जेक्ट में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर पेपर से देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग यूपी टेट परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी चाहेंगे तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिल जाएगा। पूरे 12 साल के पेपर रहेंगे, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है, सारे सब्जेक्ट हैं, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ साइंस, ईवीएस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और सिर्फ 30 की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है वह बालक का रहता है। तो ए वाला राइट आंसर है। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यह होगा स्तंभाकृति आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें वंशानुक्रम आ जाएगा, वातावरण और खेल और व्यायाम, इस सब के सब आएंगे। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।